हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण और जी के मंथन में आप सबका स्वागत है। जो हमने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है इससे पहले हमने 4 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आर्टिकल्स, पार्ट्स और ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और आज की सीरीज में हम इसी को आगे फर्दर देखते हैं। 5th चैप्टर है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसको पढ़ेंगे। जो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। हर साल या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हर पेपर में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेड्यूल पे डायरेक्टली आते हैं, जिसमें ये मेंशन कर रखा है कि 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद में जो सेकेंड शेड्यूल है हमारा, उसमें सैलरीज ऑफ द प्रेजिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट ये सब दिया है। सैलरीज ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स दिया है। उसके बाद सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे रखा है। सैलरीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दे रखा है, मतलब कैग की दे रखी है। ये जो साइड में दे रखा है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ई, ये ऐसा कुछ मतलब याद करने की या फिर अलग से कुछ रखने की जरूरत है नहीं। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सेकंड शेड्यूल में किस किस की सैलरीज कैसे कैसे मेंशन है। आगे है थर्ड शेड्यूल, जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में मेंशन है। ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स एंड जजेस। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स है ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ राज्यसभा, ये ध्यान में रखना है। 5th शेड्यूल में है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो ट्राइबल एरिया के बारे में है ना, वो 2 आर्टिकल्स में मेंशन है। पहले 5th शेड्यूल में ये आ गया और उसके बाद नेक्स्ट 6th शेड्यूल भी आएगा। इसमें ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि शेड्यूल एरियाज किस में आते हैं और नॉर्मल जो ट्राइबल एरियाज हैं शेड्यूल ट्राइब्स किस में आते हैं और ट्राइबल एरिया नॉर्मल किस में आते हैं। तो कुछ बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये ध्यान में रखना है। जैसे आप ऐसे रख सकते हो कि 5th है तो 5th से मतलब एस हो गया, ये एस जैसा दिखता है, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा लगा सकते हो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स एंड ये शेड्यूल एरिया की बात करता है जो 5th वाला है, तो ऐसे एस जैसा है ना थोड़ा सा ये। तो इसमें ना 10 स्टेट्स का मेंशन है। जो 10 स्टेट्स हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। ये 10 स्टेट्स के नाम है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये 5th शेड्यूल में मेंशन है। आगे आ जाता है हमारा 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में जो है ना 4 ही स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसके बारे में ट्राइबल एरिया के बारे में दिया हुआ है। ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और इनके नाम जो है ना वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चारों यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और इसको आप ऐसे कुछ निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं। जैसे ये लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं जनरली इसको ऐसे थोड़ा मुड़ूस नाम दे रखा है। मैंने दे रखा है मातम, MATM, तो मुझे वो ज्यादा इजी लगता है, तो भूलता नहीं है। लेकिन ना यहाँ से एक और चीज है, ये एक बार ना किसी फ्रेंड को मैंने बता दिया और अभी ये किसी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, तो उसने ना ये ध्यान में नहीं रखा, ये दोनों जो M है वो मेघालय है, मिजोरम है या फिर मणिपुर है, ये 3 है ना। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, और वहां जो स्टेटमेंट थी उसमें ये ऐसे ही कंफ्यूज किया हुआ था और उसका गलत हो गया आने के बाद भी। तो मैं इसीलिए स्पेशली ये मेंशन कर रही हूँ, मेघालय और मिजोरम, ये ध्यान में रखना है, MM वाला। 7th शेड्यूल में आते हैं। 7th शेड्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना कि कौन कौन सी यूनियन लिस्ट में आती हैं, कौन कौन सी स्टेट लिस्ट में आती हैं, कौन कौन सी कंकरेंट लिस्ट में आती हैं, वो इंपॉर्टेंट भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। जैसे मुझे 1-2 याद है, मैं बता देती हूँ। जैसे प्रिजन का जो है जनरली अगर आ जाए, अगर हमें नहीं पता तो हमें लगेगा कि ये तो यूनियन लिस्ट में ही होगा, तो प्रिजन वाला ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है। ये जो अभी एग्जाम आया था जो 2021 का UPSC का, जो सबसे डिफिकल्ट पेपर माना जाता है अब तक का, उसमें भी ना ऐसे पूछा हुआ था। ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट घुमा के 2-3 स्टेटमेंट थी, उसमें से कुछ एक स्टेटमेंट ऐसी भी थी। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल, ये लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। इसमें वो चीजें आप डाल सकते थे जिसमें आप ना
प्रोटेक्शन देना चाहते हो, जिन चीजों को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो या फिर जिन अमेंडमेंट्स को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी, वो चीजों के ऊपर ना कोई भी जुडिशियल अपनी स्क्रूटिनी नहीं खोल सकता जो इसमें आ जाएगा। ये इसीलिए ऐड किया गया था। लेकिन अब ये ध्यान में रखना है आपको कि इसको ना रिपील कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी चीजें आप इस शेड्यूल में डालोगे फ्रॉम 24 अप्रैल 1973 उसके बाद से जितनी भी चीजें इसमें हैं वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है। ये आपको याद रखना है। 24 अप्रैल, ये डेट ऐसा याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अब ये ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है। और ये आई थिंक जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी ने 2017 या 18 के पेपर में पूछा था। दोनों में से अब मुझे ध्यान में नहीं है एग्जैक्टली कौन सा था। ये बिल्कुल डायरेक्टली पूछ दिया था कि 9 शेड्यूल जो है वो मतलब अब भी उसके ऊपर जो है उसके कोई भी जुडिशियल जो स्क्रूटनी है वो नहीं ओपन हो सकती। तो ऐसे डायरेक्टली स्टेटमेंट था, लेकिन वो रॉन्ग था स्टेटमेंट। जो भी चीज मैं बोल रही हूँ ना कि ये इस ईयर में पूछा है या फिर यूपीएससी ने पूछा है, तो कुछ ऐसे ही नहीं है। ये मतलब मैंने एनालिसिस करके उसके बाद ये चीजों को देखने के बाद फिर मैं उसके बाद आपको बता रही हूँ। ये आप खुद भी चेक करना साथ में, क्योंकि चीजें और आपको क्लियर होंगी। किसी की बताई हुई ऐसे ब्लाइंडली चीजें रटना भी नहीं है। उसके बाद में आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा ऐड किया गया था। ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एक बार नहीं 2 बार पूछा जा चुका है। मुझे ईयर दोनों के याद नहीं है। एक तो आई थिंक 16-17 में था, एक उससे भी पहले पूछा जा चुका है। तो 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन की बात करता है। बाय 52nd अमेंडमेंट इसको ऐड किया गया था। और ये शेड्यूल में 91st अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हुई थी। अब इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी एंटी डिफेक्शन इसके अंडर मतलब कि जो भी मेंबर्स के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है वो या तो चेयरमैन के द्वारा लगाया जाता है राज्यसभा में, या फिर लोकसभा में उसको स्पीकर देखता है। चेयरमैन देखता है राज्यसभा में, उसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है लोकसभा में। लेकिन ये दोनों ही ओपन टू जुडिशियल रिव्यू हैं। ये भी है यहाँ पे क्वेश्चन। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ना प्रेसिडेंट का कुछ बार आ जाता है कि ये जो 10th शेड्यूल में है उसके अंडर जो एंटी डिफेक्शन है वो उसका जो चीजें हैं प्रेसिडेंट देखता है, और प्रेसिडेंट का डिसीजन है जो फाइनल होता है वो देखता है कि किस किस को निकालना है। लेकिन इसमें स्पीकर और चेयरमैन देखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11th शेड्यूल आ गया। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में दिया हुआ है, और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट इज चैप्टर 6, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से कुछ चीजें हमने पढ़ रखी हैं, कुछ हम जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि हमने पढ़ा था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 उसमें शेड्यूल्स थे। और इसके साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो प्रेजेंट का अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद में इंडिया में एक ही जो सुप्रीम अथॉरिटी है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी वही काम करता है। मतलब अनलाइक यूएसए में ऐसा नहीं है, जैसे हमारी सिटीजनशिप भी एक ही है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। स्टेट्स का जो सिटीजनशिप है वो अलग है, डुअल सिटीजनशिप बोल सकते हैं यूएसए में। और आगे कि सेंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं, इमरजेंसी में क्या प्रोविजंस रहेंगी, ये मेंशन किया हुआ है। मतलब जो मोटी मोटी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इसको हम आगे एलेबोरेटली पढ़ेंगे। जो पीपल ऑफ इंडिया है वो सोवरेन अथॉरिटी है, वो सोवरेन है, अभी फ्री हैं हम। इंडिया किसी के अंडर नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये प्रोविजन है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करेंगे, दोनों के लिए ही, स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थॉरोली रिटन है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अमेंड नहीं कर सकते, इसको अमेंड भी कर सकते हैं। बाकी इसमें फंडामेंटल राइट्स की चीजें दी हैं, डीपीएसपीज मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना ये मेंशन डिटेल में दिया नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एज सच बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं करता है। ये भी कभी भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ऐसे डायरेक्टली आ सकता है।
बाकी हमने आगे देख लिया कि डीपीएसपी दे रखा है, सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर है। उसके बाद में स्टेट्स में जो है वो हाई कोर्ट जैसे होते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने देख ही लिया है। उसके बाद में इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। मतलब कि 18 ईयर से अबव जो भी बंदा है वो वोट का उसके पास अधिकार है, वो वोट दे सकता है। इसको 18 पहले 21 था, इसको 18 कर दिया गया बाय 61st अमेंडमेंट 1989। बाय 61st अमेंडमेंट 1989 में ये 21 था पहले, उसके बाद में ये 18 किया गया था। उसके बाद में हमारा जो हम सेकुलर हैं, सेकुलर स्टेट मेंशन किया गया, और ये सेकुलर स्टेट का जो प्रोविजन है ये 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था। सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों चीजें 42nd अमेंडमेंट में डाली गई थी। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था प्रियम्बल में, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था, सॉरी प्रियम्बल में भी नहीं, तब हमने सोशल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया था अपने आप को, और फिर ये सेकुलर सोशलिस्ट ये सब चीजें हमने बाद में डाली थी। शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहेगा। पंचायती राज को अधिकार दिया गया, ये बाय 91st अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था, वेरी सॉरी, ये 73rd अमेंडमेंट में हुआ था, और 74th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटी का हुआ था। नेक्स्ट इज फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन। इसमें फेडरल फीचर्स में हम सबसे पहला जो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। फेडरल का मतलब है कि स्टेट्स को भी अपना पूरा अधिकार दिया गया है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, और साथ में वो सेंटर को भी अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सीज टू बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएंगे, वो सेंटर को अकाउंटेबल है, सेंटर का ही पार्ट है। हम एक ही हैं, लेकिन वो अलग से अपनी स्टेट में डेवलपमेंट के लिए अलग से अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा फेडरल फीचर्स को ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले जो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स हो गया। दूसरा हो गया कि जो सेंटर एंड स्टेट्स हैं वो दोनों अकाउंटेबल रहेंगी किसको, किसके अकॉर्डिंग काम करेंगी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद में है कि इंडिया के पास जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जुडिशरी के बारे में है। इसमें ना जो हमारी लक्ष्मीकांत है उसमें कुछ पॉइंट टेबल बना के पॉइंट्स दे रखे हैं, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट करके। ये फेडरल गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन 2021 वाले पेपर में आया हुआ है, और डायरेक्टली पूछा कि कौन से फीचर्स जो हैं फेडरल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ना 5-6 पॉइंट से ऐसे ही 1 वर्ड पॉइंट दे रखे हैं, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। आप उसको रट लोगे तो इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा अगर आता है। सबसे पहला जो है वो है डुअल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंटर में भी गवर्नमेंट, स्टेट में भी अपनी गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग काम करेंगी। सेकेंड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो दिया भी है यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशन एंड रीजनल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर आ गया, रीजनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फोर्थ इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। फिफ्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है सुप्रीम है, इंडिपेंडेंट है। एंड सिक्स्थ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया। सेवेंथ इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ये इसमें दिया नहीं हुआ है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स है। ये सातों पॉइंट्स को अगर आप रट लेते हो तो इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मैं आपको फटाफट से ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग तरीके से एलाबोरेट करके दिया है। मैं थोड़ा इजी वे में आपको बता देती हूँ। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट, ऐसे करके अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन आ जाए, तो अब मैं आपको उसमें से उसका बताती हूँ आंसर। सबसे पहला जो है वो है सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट द रीजनल गवर्नमेंट, मतलब सिंगल गवर्नमेंट होगी, जैसे यूएसए में है, यूएसए प्रैक्टिस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग की पहली क्लास में शायद सबसे पहली चीज़ यही बताई थी कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, रिटन भी होता है, तो वैसा हो सकता है। डिवीजन ऑफ पावर का कोई ज़रूरी नहीं है, नो डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी, ज़रूरी नहीं है। स्टेट्स के पास अपना भी स्टेट्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकती हैं।
उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड में बी फ्लेक्सिबल। जैसे हमारा जो फेडरल में हमने क्या पढ़ा था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने फेडरल में पढ़ी हैं उसके ऑपोजिट होंगी ज़्यादातर चीज़ें। फिर उसके बाद में आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमने वहाँ पे पढ़ी, वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और अपना अलग से भी उनकी एक सुप्रीम कोर्ट हो सकती है स्टेट की। लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल और यूनिकैमरल। ये 5-6 पॉइंट्स, वही 6-7 पॉइंट्स जो फेडरल में थे उसके डायरेक्टली उसी के ऑपोजिट आप बोल सकते हो यूनिटरी गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं। वो मैंने आपको बताई, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद है प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, वो अडॉप्ट किया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946 को। हमने इसको पढ़ा भी था कल की क्लास में आई थिंक देखा था। बाकी जो प्रियम्बल है, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, इसको ना आप थोड़ा ध्यान से देखना है और चीज़ों को एज इट इज़ रट लेना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 चीज़ें आ गई। उसके बाद टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सा है आगे ना, ये एक ही पैराग्राफ में दे दिया है, लेकिन ये लक्ष्मीकांत में बड़े सही तरीके से दे रखा है, ऐसे लाइन बाय लाइन। जस्टिस जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना जस्टिस पूछ देंगे कि कौन कौन सा जस्टिस जो है प्रियम्बल में मेंशन है, और 1-2 चीज़ें उसमें फालतू डाल देंगे ऑप्शन में, फिर वो कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसे देखने में इजी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ये भी ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of the nation। उसके बाद में हमने पढ़ा ही था कि 26 नवंबर 1949 को हेयर बाय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इसको अडॉप्ट कर लेती है, और ये फुल फ्लेजेड ऑपरेशन में आता है फ्रॉम 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रियम्बल जो है ये एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी मैं बार बार इसे जो भी बोल रही हूँ मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि ये रिपीट हो चुका है, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट है ये इनिशियल जो चैप्टर्स हैं कि एक्चुअली क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के वो ज़्यादातर यहीं से फ्रेम होके आ जाते हैं, लेकिन हम इधर उधर के चैप्टर्स में इधर उधर भटकते रहते हैं। वो भी ठीक है, पूरा देखना चाहिए, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट आ चुकी है, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तभी यूपीएससी का समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ी घुमा के स्टेटमेंट आई थी। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये किसी के साथ में इंडिपेंडेंट तो अगर देखा जाए, ऐसी आई थी स्टेटमेंट, मुझे याद आ गया कि प्रियम्बल जो है इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल है। इंडिपेंडेंटली तो नहीं है, ऐसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जब बाकी चीज़ों को लेके, जैसे जो भी चीज़ों प्रियम्बल में मेंशन है ना, उनको लेके अगर कोई भी चीज़ों को हमें इन्फोर्स करवाना हो तो तब फिर प्रियम्बल भी इन्फोर्सेबल हो जाता है। ऐसा है थोड़ा, लेकिन आप बस सिंपली स्टेट में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, बस स्टेट में ऐसे ही आएगा कि प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ जाता है लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वही है कि जब हमने इंडिपेंडेंट हो गए, हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पास हो गया, उसके बाद हम खुद से सोवरेन हो गए, और जैसे हम डिपेंडेंट थे पहले, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इम्पीरियल गवर्नमेंट थी हमारी, तो वो ख़त्म हो गई थी, और ब्रिटिश क्राउन के ऊपर हमारा भी कोई किसी तरीके का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है चैप्टर 10, इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखो, जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हम हो गए, उसके बाद मोस्टली जो स्टेट्स थी उन्होंने अपने आप से ही इंडिया को ज्वाइन कर दिया, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। जैसे उनमें नाम है हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। अब इन स्टेट्स के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं पटेल स्कीम। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको पूरा क्रेडिट जाता है आज का जो इंडिया का इंटीग्रेशन है इनको, तो इनके नाम को ऐसे डायरेक्टली आ सकता है, इनको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स या फिर इंटीग्रेशन के ऊपर यही मास्टरमाइंड थे, और इन्हीं का इसमें हाथ था। उसके बाद में नेक्स्ट में ना, ये ज़्यादा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, कौन कौन सी स्टेट कब आई, कैसे हुआ, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, ये कब हो रहा था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सी स्टेट रेफरेंडम के थ्रू हो रही थी,
कौन सी स्टेट कैसे हो रही थी, ये सब दे रखा है। तो हम डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम वहीं पे चलते हैं। आगे आता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके साथ ही ना एक इम्पॉर्टेंट, हाँ पहले हम ना ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का थोड़ा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। इसके साथ ही लिंक ये पढ़ते हैं पहले, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। मर्जर ऑफ स्टेट्स आ गया, अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था कि फैजल अली कमीशन जो था वो इस्टेब्लिश किया गया इन 1953, जिसके मेंबर थे एक तो फैजल अली खुद हो गए, एक पानीकर थे और एक हुंजनू थे। इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसके बेसिस के ऊपर लैंग्वेज को भी एक तरह से प्रायोरिटी दी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ब्रॉडली कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ही हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट करना है। लेकिन इन्होंने साथ में ना ये भी रिजेक्ट कर दिया था कि वन थ्योरी वन लैंग्वेज वन स्टेट भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट कर दें तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाल्कनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स हो जाएगा ना, छोटी छोटी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह बढ़ जाएंगी। तो ये भी था। बस आपको यही इम्पोर्टेंट याद रखना है मेनली कि फैजल अली कमीशन था, इसके मेंबर कौन कौन से थे ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 1953 में बना था और इसके बेसिस पे ज़्यादातर स्टेट्स का उस टाइम पे फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ज़्यादातर स्टेट्स को बनाया गया था। अभी हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1956 में, जो फैजल अली कमीशन ने ही बनाया, उसमें ना 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज की इस्टेब्लिशमेंट की सबसे पहले इन्होंने। और आंध्र प्रदेश जो था वो फर्स्ट स्टेट था जो अक्टूबर 1953 में बना था। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना। उसके बाद में और 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनी। ये स्टेट्स में तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो एक इकट्ठे सारी बना दी। क्वेश्चन जो आता है ना वो इस प्रकार आता है, वो मोटा मोटी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है कि जैसे 62 में नागालैंड बना, फिर 66 में पंजाब एंड हरियाणा बना। मैं इससे पहले की भी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं मैं वो बताती हूँ, लिख भी रखा है यहाँ पे गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। महाराष्ट्र एंड जो गुजरात था वो 1960 में बना। आपको ना एक शॉर्ट नोट्स की तरह बना के रखना है। महाराष्ट्र एंड गुजरात था वो 1960 में बना। जो नागालैंड था वो 1963 में बना। पंजाब एंड हरियाणा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम का हमारा मेन फोकस है। और ये पेपर ना जो हरियाणा का भी हम दे रहे हैं जो पीछे कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 1966 की कौन कौन सी स्टेट थी, आई थिंक उसमें सिक्किम एक ऑप्शन में था, हरियाणा भी शायद एक ऑप्शन में था, जितना मुझे थोड़ा याद आ रहा है, अभी इतना ध्यान में है नहीं। 1966 में ये बना। उसके बाद में हिमाचल की फॉर्मेशन होती है, हिमाचल बनता है 1971 में। फिर उसके बाद में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय MMT ये बनते हैं 1972 में। ये बाय नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो एरियाज बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्ट 1971 के अंडर बनते हैं। ये जो तीनों स्टेट्स बनते हैं, ये यहाँ पे दिया भी होगा, अभी देख लेते हैं। हाँ यहाँ दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है 1971 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है वो सिक्किम आ गया। सिक्किम जो बनता है वो 36 अमेंडमेंट के अंडर बनता है, लेकिन ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1975 में बनता है। यही यहाँ पे दे नहीं रखा और यही क्वेश्चन में आया था हरियाणा के जो एग्ज़ाम था। फिर उसके बाद में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में बनते हैं। 1987 में गोवा मेड सेपरेट स्टेट ऑफ द यूनियन। लेकिन इसके साथ में और भी तो बनते हैं ना दो, ये दे नहीं रखा, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये भी बनते हैं। उसके बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड ये 2000 में बनते हैं, यहाँ पे दे रखा है 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ भी दिया होगा, नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद में तेलंगाना बनता है, वो तो रिसेंटली हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, उसका हमें पता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बीच में छोड़ के आए हैं ना वहीं पे चलते हैं। यहाँ पे वो मैंने पहले इसीलिए कराया क्योंकि यहाँ पे ना हमने ये देखा था इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर मैंने साथ में ये देख लिया। अब ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन हम फटाफट से इसको देखते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है उसमें दे रखा है कि स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, स्टेट्स है, इंडिया एज अ भारत, ऐसे सब दिया है। उसके बाद आर्टिकल 1 में
आर्टिकल 1 में ये सब हमने पढ़ लिया कि इंडिया एज ए यूनियन और स्टेट्स नॉट एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट हो गया। उसके बाद में सेकंड आर्टिकल जो है, सेकंड आर्टिकल में ये दे रखा है कि अगर इंडियन पार्लियामेंट ऐसे कुछ मता पास कर देती है कि हमें न्यू स्टेट बनाना है या फिर कोई न्यू स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड करना है या फिर न्यू स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट करना है जो इससे पहले इसका पार्ट नहीं है, उसके लिए आर्टिकल 2 है। और आर्टिकल 3 उसके लिए है जो चीज़ें पहले से इंडिया का पार्ट हैं, जैसे हमने बनाया था, जैसे मान लो हरियाणा बना 1966 में, लेकिन ये किस में से बना? ये पंजाब में से बना 1966 में। तो इसके लिए यहाँ से कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 3 आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टेट हैं उसी की बाउंड्री को ऑल्टर करके हमने दूसरी स्टेट को बना दिया है। ऐसे जैसे तेलंगाना को बनाया हमने आंध्र प्रदेश से निकाल के, तो उस जगह में आता है आर्टिकल 3। और आर्टिकल 2 जब हम कम्प्लीटली न्यू टेरिटरी है जो अपने अंडर लेते हैं, जैसे गोवा जो थी वो पोर्चुगीज की थी, फिर दमन एंड दीव जो था, सिक्किम जो था, ये अलग अलग, जैसे पुडुचेरी हो गया, ये फ्रेंच कॉलोनी थी, उनसे हमने लिया। तो इस जगह में जो चीज़ें आती हैं वो आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 एंड 3 में आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी ज़रूरत नहीं थी, वैसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसको मैंने। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट से डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनने का हार्डली कोई चांस है, तो फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली कल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।